नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध जीतने के बाद ऐसा ही एक मामला इंदौर से भी सामने आया है। दरअसल इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, यानी वह चुनावी मैदान से बाहर चले गए हैं और ऐसे में अब यहाँ भाजपा की जीत का रास्ता साफ माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी आज सोमवार को भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद जब वह दोनों कार्यालय से बाहर निकले तो कुछ देर बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फेसबुक पर अक्षय के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि अक्षय का भाजपा में स्वागत है। वे अक्षय को लेकर सीधे भाजपा कार्यालय पहुंचे। इसके अलावा कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम समेत कुल 3 उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म वापस लिए हैं। आज दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया जारी रहेगी। फिलहाल इंदौर में 23 उम्मीदवार बचे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 3 बजे तक कई और उम्मीदवार अपने नाम वापस लेंगे। अक्षय बम के कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन वापस लेने और भाजपा में शामिल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि विकास और देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भरोसा पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा पर है। कांग्रेस की हालत ये है कि उम्मीदवार भी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते। इंदौर के उम्मीदवार आज भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस देश को विनाश की ओर ले जा रही है, इसलिए अब उसके उम्मीदवार भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बीरभूम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व आईपीएस अधिकारी देबाशीष धर का नामांकन रद्द किए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल आपको बता दें कि नो ड्यू सर्टिफिकेट पेश करने में फेल होने पर देबाशीष का नामांकन रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद वह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। याचिका में कहा गया है कि आज बीरभूम सीट से नामांकन की आखिरी तारीख है। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे। बता दें कि देबाशीष धर ने पिछले महीने आईपीएस पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनकी सक्रिय राजनीति में एंट्री हुई थी, लेकिन वही बीजेपी को लग रहा था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इस वजह से पार्टी ने आखिरी दिन देवतनु भट्टाचार्य का नामांकन फाइनल कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अब वह बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अवैध खनन घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। इस बीच उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सोमवार को सुनवाई हुई। याचिका में सोरेन ने कहा था कि अपनी पार्टी के प्रचार के लिए चुनाव के दौरान उनका बाहर आना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर पिछले 2 महीने से फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, इसलिए हाईकोर्ट के फैसला सुनाने में हो रही देरी को लेकर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहीं आज सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट फैसला देने पर विचार करे और मामले की अगली सुनवाई 6 मई के लिए टाल दी गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यूपी की लखनऊ लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने नामांकन पत्र भरने से पहले लखनऊ में रोड शो भी निकाला। बता दें कि लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह के सामने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा मैदान में हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर से इस सीट पर सरवर मलिक उम्मीदवार हैं। राजनाथ सिंह इस सीट से 2 बार यानी 2014 और 2019 का चुनाव जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी को अमेठी की जगह इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ाया जा सकता है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी को अभी चुनावी रण में उतारने की योजना नहीं है। वहीं इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा था कि उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम कुछ दिन में घोषित किए जाएंगे। कर्नाटक के चामराजनगर से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीनिवास प्रसाद का आज सोमवार सुबह निधन हो गया। श्रीनिवास 76 साल के थे और बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने श्रीनिवास प्रसाद के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद श्रीनिवास प्रसाद के निधन की दुखद जानकारी मिली है। उन्होंने बीजेपी की विचारधारा पर चलते हुए सामाजिक न्याय की लड़ाई में अहम योगदान दिया।
राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कमी बेहद खलेगी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद पर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक उन पर यह एफआईआर एक सभा के दौरान असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने और हिंसा भड़काने के आरोप में दर्ज की गई। सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि आचार संहिता का मुकदमा दर्ज हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आकाश आनंद ने सीतापुर में एक राजनीतिक भाषण में मौजूदा बीजेपी सरकार की तुलना अफगानिस्तान में तालिबान के शासन से की थी और बीजेपी की सरकार को आतंकवादियों की सरकार कहा था। उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी पूरे देश में अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 बन चुका है। जो सरकार बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो बच्चों को भूखा रखे, जो बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे, जो युवाओं को बेरोजगार रखे, ऐसी सरकार को क्या कहना चाहिए। बसपा नेता इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा शासन पता है कहाँ होता है। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलती है। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। ऐसी सरकार के खत्म होने का अब समय आ गया है। देश के कई राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इन्हीं में से एक राज्य है उड़ीसा। अब ऐसे में चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने कल रविवार को अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी ने उड़ीसा की 2 लोकसभा सीटों और 8 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बता दें कि कांग्रेस ने इस लिस्ट में अपने 2 प्रत्याशियों का नाम भी बदला है। पार्टी ने संबलपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी दुलाल चंद्र प्रधान को बदलते हुए नागेंद्र प्रधान को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बारीपदा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बादल हेम्ब्रम को बदलकर प्रमोद कुमार हेम्ब्रम को टिकट दिया गया है। देश में लोकसभा चुनाव के बीच तीखी जुबानी जंग जारी है। इस कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी मुसलमानों को मुद्दा बनाते हुए लगातार विपक्ष को घेर रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश शरिया से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। अब उनके इसी बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि देश किसी भी मजहब के नियमों के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। उन्होंने पूछा कि देश कहां शरीयत के मुताबिक चल रहा है, यह तो अभी भी संविधान के मुताबिक चल रहा है। ओवैसी ने कहा कि बात जहां तक शरीयत की है तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत मुसलमानों को शरीयत का अधिकार मिला हुआ है। उन्होंने आगे संविधान सभा की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि जब संविधान बन रहा था तब स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माता ने साफ कर दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छुएंगे। यह एक मजहब की सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करने की बात है। क्या अमित शाह उनसे भी बड़े हो गए हैं? असदुद्दीन ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरते हुए कहा कि पीएम मोदी देश में तो मुस्लिम अधिकारों को लेकर कुछ और करते हैं, लेकिन जब अरब या दुबई जाते हैं तो वहां के बादशाहों से ऐसे लिपट लिपट के गले मिलते हैं जैसे 2 बिछड़े हुए भाई मिल रहे हों। ओवैसी ने पूछा कि वहां जाकर शरीयत की बात क्यों नहीं करते। राहुल गांधी के राजपूत समाज पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली के दौरान कहा था कि यह राजाओं और महाराजाओं का शासन था, वे जो चाहे कर सकते थे। अगर उन्हें किसी की जमीन चाहिए तो वे उसे छीन लेते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आज़ादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए, देश को संविधान दिलवाया और राजाओं की मनमानी खत्म की। अब कांग्रेस नेता के इसी बयान पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्ति का अपमान किया है, राजाओं को अपमानित किया। भारत में जो अत्याचार सुल्तानों ने किए, निजामों ने किए, बादशाहों ने किए, लेकिन आप राजाओं को अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस औरंगजेब के गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। ये भूल गए जिन्होंने हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट किया, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे में नवाबों के खिलाफ एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के राहुल गांधी पर टिप्पणी का अब कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और भावनाओं को भड़काने के लिए राहुल गांधी के हर बयान को दुर्भावनापूर्ण तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण शर्मनाक हैं और वे दयनीय होने से कहीं आगे निकल गए हैं। कांग्रेस महासचिव ने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और भावनाओं को भड़काने और उकसाने के लिए दुर्भावनापूर्ण और शरारती तरीके से राहुल गांधी के हर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उनका सत्ता से बाहर जाना जरूरी है और इस बात के एहसास ने उन्हें और अधिक हताश कर दिया है। उनके चुनावी भाषण वास्तव में शर्मनाक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह कथित तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो गैर संवैधानिक SC, ST और OBC के आरक्षण को हम समाप्त कर देंगे। हालांकि यह एक फेक वीडियो है और मामले को लेकर पुलिस को शिकायत मिली है, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में IPC की धारा 153, 153A, 465, 469, 171G और 66C IT एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।